जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 24 आज के लेक्चर में कोड ऑफ एथिक्स हमने कंप्लीट कर लिया कंसेप्ट। आज से हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, केस स्टडी की प्रैक्टिस। आज के लेक्चर में आपको सिखाया जाएगा कि आपने इसकी केस स्टडीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। आज के लेक्चर के दो हिस्से होंगे, वैसे भी आज जुम्मा है, नॉर्मली भी दो हिस्से होते हैं जुम्मे में, एक जुम्मे से पहले जुम्मे के बाद। एक हिस्से में हम स्टडी करेंगे कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये समझ लीजिए कि वन साइडेड लेक्चर होगा, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, आपने उसको सुनते रहना है। तो दूसरा हिस्सा होगा, इसमें ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस करनी है हमने पास्ट पेपर्स की। इसमें क्या होगा कि हम पास्ट पेपर का कोई एक दो क्वेश्चन लेंगे, आपके सामने क्वेश्चन को डिस्प्ले किया जाएगा और आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे उसी तरीके से, उसी स्टाइल से जिस स्टाइल से आपको सिखाया गया होगा पहले वाले पार्ट में। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में समझ लीजिए आपकी ट्रेनिंग है और दूसरे वाले पार्ट में आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है खुद से, ताकि पता चले आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं। थोड़ा सा फ़र्क आप बता दूं, पहले फोकस जैसे मैं बताया था आई कैप का, कुछ अर्सा पहले तक केस स्टडीज़ में फोकस कुछ और होता था, अब रिसेंटली फोकस कुछ हो रहा है। हम कंप्रीहेंसिव फॉर्मेट स्टडी करेंगे जिसमें आई कैप किसी भी चीज़ को पूछे हम उसको आंसर देने के काबिल हों। स्टार्ट करें जी, हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडी। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन है? एक स्टूडेंट ने पूछा था अभी क्लास में, एडवोकेसी थ्रेट को सर एक्सप्लेन कर दें, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। एडवोकेसी थ्रेट का मतलब है एडवोकेट, मतलब एडवोकेट होना, बन जाना क्लाइंट का। ऑडिटर क्या करता है मुझे बताएं, क्या जो क्लाइंट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ऑडिटर का काम उसको इवेल्युएट करना होता है कि उसको डिफेंड करना होता है? इवेल्युएट करना है कि भाई ये ठीक है कि नहीं। उसको डिफेंड करना तो नहीं है कि बगैर सोचे समझे उसको डिफेंड कर दे या उसको प्रमोट करना शुरू कर दे, ये सोचे समझे बगैर के वो सही है कि गलत, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, अच्छा, लॉयर का काम क्या होता है जब वो थर्ड पार्टी यानी कोर्ट में जाता है जज के सामने? लॉयर का काम क्या होता है? इवेल्युएट करना या डिफेंड करना? डिफेंड करना। तो जब ऑडिटर किसी भी वजह से किसी भी सिचुएशन में अपने क्लाइंट को इवेल्युएट करने की बजाय डिफेंड करना शुरू हो जाए, तो हम कहते हैं यहाँ पे एडवोकेसी थ्रेट राइज हो गया। अब ऑडिटर नहीं रहा, क्लाइंट का एडवोकेट बन गया, एडवोकेसी थ्रेट राइज हो गया। इसकी दो कॉमन एग्जांपल्स कौन सी हैं? पहली, जब भी कोई किसी किस्म का डिस्प्यूट होगा, जैसे टैक्स डिस्प्यूट है, जिसमें ऑडिटर सिर्फ डिस्प्यूट की वजह से नहीं, डिस्प्यूट है और ऑडिटर इस डिस्प्यूट में अपने क्लाइंट को थर्ड पार्टी यानी कोर्ट के सामने, जज के सामने प्रेजेंट कर रहा है, क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव बन के जज के सामने, कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो रहा है उस डिस्प्यूट में, जो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, नॉर्मली टैक्स से रिलेटेड होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कौन सा थ्रेट राइज होता है सिचुएशन में? एडवोकेसी थ्रेट। क्लियर? दूसरी एग्जांपल इसकी क्या है, जब क्लाइंट शेयर इशू करने लगे तो कुछ होते हैं प्रोमोटर्स वगैरह, ब्रोकर्स वगैरह कह लें, जो क्लाइंट के शेयर्स को प्रमोट करते हैं इन्वेस्टर्स के सामने। अब इन्वेस्टर थर्ड पार्टी है, पहले जज थर्ड पार्टी था, अब इन्वेस्टर थर्ड पार्टी है। अगर ऑडिटर क्लाइंट के प्रमोटर्स के तौर पे काम करे, ब्रोकर के तौर पे, और थर्ड पार्टीज को जाके कन्विंस करे कि इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करें, ये कंपनी बहुत अच्छी है, प्रॉफिट होगा, तो बताइए अब थर्ड पार्टी के सामने ऑडिटर क्या इंफॉर्मेशन को वैल्यूएट कर रहा है या कि डिफेंड कर रहा है क्लाइंट की पोजीशन को, प्रमोट कर रहा है क्लाइंट की पोजीशन को? प्रमोट कर रहा है, डिफेंड कर रहा है। तो ऐसे में ऑडिटर नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया? एडवोकेट, वकील बन गया। और किसके सामने वकालत कर रहा है? इसमें एडवोकेसी थ्रेट राइज होता है। क्लियर हुई ये बात? ठीक है जी। हमारी सिचुएशंस में ये टेम्परेचर 24 कर दें इसका। हमारी सिचुएशन में एडवोकेसी थ्रेट किस किस जगह पे राइज हुआ है? कोई एक आधी एग्जांपल बता दीजिए। टैक्स वाली तो डिस्कस होगी, इसके अलावा शेयर वाली में कहा एडवोकेसी थ्रेट रहा? नहीं, ये जो हमने डिस्कस किए हैं इनमें कहीं पे, वो जो टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज वाला था उसमें एडवोकेसी थ्रेट था? देखे जरा, टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज वाला जो केस था, सेकेंडमेंट वाला केस था, क्या उसमें एडवोकेसी थ्रेट था? वो कैसे राइज होता है? जो टीम मेंबर को हमने भेजा काम करने के लिए, वो जब काम करके वापस आएंगे तो जाहिर है उनको रीस्ट्रक्चर तो हमने करना ही करना है।
लेकिन क्या वो बाकी टीम मेंबर्स के सामने अपने काम को डिफाइन कर सकते हैं कि ये काम तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, या ये काम हमने क्लाइंट के साथ मिलकर किया था, इसमें क्लाइंट ने बिल्कुल ठीक बोला, तो उसमें एडवोकेसी थ्रेट राइज हो सकता है। एडवोकेसी थ्रेट समझ आ गई आपको? शाबाश। और कोई क्वेश्चन? जी जी, हाँ जी। एक्चुअल और थ्रेटन्ड लिटिगेशन में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट कैसे राइज होते हैं? एक्चुअल लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? क्लाइंट और ऑडिटर के दरमियान में लीगल केस चल रहा है अदालत में, एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल किया उन्होंने, एक्चुअल लिटिगेशन। थ्रेटन्ड लिटिगेशन क्या है कि अभी केस फाइल नहीं किया, धमकी दे रहे हैं एक दूसरे को, मैं तुम्हारे खिलाफ ये कर दूंगा, तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा वगैरह वगैरह, धमकी दे रहे हैं, ये थ्रेटन्ड लिटिगेशन है। दोनों सूरतों में थ्रेट राइज होता है। आप एज्यूम कीजिए एक्चुअल लिटिगेशन, एक्चुअली केस चल रहा है ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान में, ऐसी सिचुएशन में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कैसे राइज होता है? भाई वो जो केस चल रहा होगा ना, वो कोई क्रिमिनल केस थोड़ा ही होगा कि कत्ल का केस चल रहा है, वो मोस्ट लाइकली केस होगा कोई सिविल केस होगा, किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स वगैरह का, ओनरशिप का, तो वो वैल्यूएबल आइटम होती है नॉर्मली, इस वजह से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होगा। और इंटिमिडेशन थ्रेट इस वजह से कि जाहिर है अगर लीगल केस एक दूसरे के ऊपर किया तो उनके दरमियान में अच्छे ताल्लुकात होने से रहे, तो ताल्लुकात नेगेटिव ही होंगे, एक दूसरे को प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा थ्रेट राइज हुआ? इंटिमिडेशन थ्रेट। ठीक है जी। प्रिंसिपल कौन सा वायलेट होता है यहाँ पे? कौन सा लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिविटी। एक जगह पे देखें, अगर आप जस्टिफाई करवा देना तो आप कोई दूसरा प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं किसी भी केस में। एक जगह पे यहाँ पे उसने कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल को इफेक्ट किया था कि लिटिगेशन से कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल इफेक्ट होता है। वो कैसे उसने बोला था? वो इसलिए कि हो सकता है ऑडिट टीम मेंबर जो है अपने केस को प्रमोट करने के लिए क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स में कोई पेजेस निकाल के अपने वकील को दे दे कि ये क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, ज़रा इससे हमारा केस जो है मजबूत हो जाएगा, तो इससे कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल भी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। एग्जाम में याद रखिए असूल, अगर कोई केस जो आपको सिखाया गया है, डिस्कस किए गए हैं क्लास में सिचुएशन, उनमें से कोई आता है तो कोशिश करनी है वही थ्रेट और वही प्रिंसिपल्स लिखे जो आपने पढ़े हुए। लेकिन अगर कोई हटके आता है केस तो आपने क्या करना है? अपनी जजमेंट अप्लाई करनी। स्टार्ट करें जी अब भाई, केस स्टडी स्टार्ट करें, अटेम्प्ट करें। कोड ऑफ एथिक्स की क्या ऑडिट बोर्ड की केस स्टडी हमने सीख ली थी, पता है आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? क्या करना है? एनालाइज द सिचुएशन। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है पता है? रियलिटी के फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 में ओपिनियन बताना है, स्टेप 4 में बेसिस, स्टेप 5 में की ऑडिट मैटर वाला रेफरेंस। शाबाश। ठीक है। चलिए अब हम सीखने जा रहे हैं कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले मुझे बताइए एग्जाम में ये कैसे आप पहचानते हैं कि ऑडिट बोर्ड की केस स्टडी है? कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी कैसे पहचानेंगे भला? रिक्वायरमेंट में 100% क्लैरिटी के साथ लिखा होगा कैफ लेवल पे कि कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आंसर करें। ठीक है जी। एथिक्स का वर्ड जहां आ गया पहचान लेना है आपने कि कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है। डन। आगे चलते हैं। ये आपके सामने छोटा सा एक समझिए स्टेप्स है, टेम्पलेट्स है, इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, आपने इसको यूज कैसे करना है। स्टेप नंबर 1, आपका एक जो कंप्लीट कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन होगा उसमें ये सारे स्टेप्स होंगे। पहले वो स्टेप नंबर 1 और 5 पे फोकस किया करता था, फिर कुछ सालों के बाद स्टेप नंबर 1, 4 और 5 पे फोकस करना शुरू कर दिया, फिर उसने स्टेप नंबर 1 और 3 पे फोकस करना शुरू किया कुछ अरसे में। अब वो स्टेप नंबर 1, 2 और 3 इनके ऊपर फोकस कर रहा है, यानी उसका फोकस चेंज होता रहता है। देखें
हमें इससे कोई गर्ज होनी भी नहीं चाहिए भाई। 5 चीजें मैक्सिमम वो कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है। वो 2 पूछेगा, 2 बता देंगे, 3 पूछेगा, 3 बता देंगे, 4 पूछेगा, 4 बता देंगे, 5 पूछेगा, 5 तैयार तो हमने सारी सारी करनी है। इससे आपका तो कोई कंसर्न नहीं है कि भैया वो फोकस पहले किस पे ज्यादा करता था, अब किस पे ज्यादा करता है। हम सभी को तैयार करेंगे और जो एग्जाम में पूछेगा वो बता देंगे। ठीक है, मैं जो आपको बार बार बताता हूँ ना कि लेटेस्ट फोकस उसका स्टेप नंबर 1, 2 और 3 पे है, तो इसका मकसद ये होता है कि इसको थोड़ा सा ज्यादा तैयार कर ले, ज्यादा अहमियत दे दे, वरना हमने हर एक कुछ भी पूछ सकता है, आपको पता है क्या आपका। डन, ओके। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई थ्रेट। इसका मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे इसका मतलब समझाए। थ्रेट कौन सा राइज होता है? किसी सिचुएशन में 1 राइज होगा, किसी में 2, किसी में 3। तो स्टेप नंबर 1 में आपने देखना है सिचुएशन कौन सी है। जो सिचुएशन राइज हुई उस लिहाज से अगर उस सिचुएशन का 1 थ्रेट है तो 1 लिखेंगे, 2 थ्रेट है तो 2 लिखेंगे, 3 थ्रेट्स है तो। डन हो गया ये, ओके। आगे चलते हैं। ये याद रखिए, अगर पार्ट ए बी सी 3 पार्ट्स है ना, तो पार्ट ए का अलग है, पार्ट बी का अलग, पार्ट सी का अलग। ये समझने हम पार्ट ए को डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट ए बी सी तीनों के इकट्ठे थ्रेट नहीं लिख देने, इसमें वो नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उसने अलग अलग ए बी सी किस वजह से, कैसी वजह से अलग अलग आंसर दे। इकट्ठे कर उससे क्या पता चलेगा ए का थ्रेट कौन सा, बी का कौन सा, सी का कौन सा। आइडेंटिफाई करना थ्रेट को। इसका मतलब क्या हुआ, नेम द रेलिवेंट थ्रेट। जैसे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है, सेल्फ रिव्यू, फेमिलियरिटी है, एडवोकेसी है, इंटिमिडेशन, जो सा थ्रेट भी राइज होता है भैया उसका नाम लिख दो। थ्रेट का क्या करो, नाम लिख दो। जैसे उसने कहा कि टीम मेंबर के पास शेयर्स हैं क्लाइंट के, हम कहेंगे होल्डिंग शेयर्स इन क्लाइंट क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। स्टेप 1 हो गया, होल्डिंग शेयर इन क्लाइंट्स। अच्छा मुझे बताए, ब्री होल्डिंग शेयर इन क्लाइंट क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ये जुमला। और दूसरा जुमला, इट क्रिएट्स, दिस सिचुएशन क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। इसमें क्या फर्क है? हाँ जी, पहले वाली एग्जांपल में हमने उसे केस के साथ रिलेट कर दिया। होल्डिंग शेयर्स इन क्लाइंट क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। दूसरी वाली में हमने उसे रिलेट नहीं किया, हमने ऐसे जैसे सीधा बता दिया। आपको कौन सा बेहतर लगा, पहले वाला? कितने स्टूडेंट्स को पहले वाला बेहतर लगा? हाईवे क्लास में भी हाथ उठा दें भैया। कितने स्टूडेंट पहले वाला, कितने स्टूडेंट्स को दूसरा वाला बेहतर लगा? तो फिर अब पहले वाला फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए, होल्डिंग शेयर्स इन क्लाइंट क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। इसके आगे लिखिए गुड, ये अच्छा, अच्छी ड्राफ्टिंग है। और दिस क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इसके आगे क्रॉस लगा दे, ये अच्छी ड्राफ्टिंग नहीं है जी। ये टेम्पलेट का प्रिंट है भैया को कोई दे दे, पीछे कहीं पड़े होंगे, देखे टेबल पे पड़े होंगे, वो भी भाई दे देते हैं भैया। लिख लिया, ओके। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, थ्रेड्स को आइडेंटिफाई कर दे। कर दिया जी। कोई एक थ्रेड है तो कितने लिखेंगे, 1। 2 है तो कितने लिखेंगे, 3 है तो कितने लिखेंगे, 3। अगर वो ऐसी सिचुएशन है जो ऑलरेडी पड़ी हुई है तो जो पड़ा है वो थ्रेड लिखें। अगर कोई नई सिचुएशन है, जजमेंट की बेस पे फैसला करें। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दूसरा, लिंक टू, स्टेप 2, लिंक टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के साथ भी लिंक करें, फंडामेंटल हेल्थ केयर प्रिंसिपल के साथ। ठीक है, तो वो जो सिचुएशन है आपने ये देखना है, इस सिचुएशन में थ्रेड तो 1, 2 या 3 जो हमने बता दिए, क्या इस सिचुएशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन सा इफेक्ट हो रहा है ये बताना। और एक फंडामेंटल देखिए, वैसे केस टू केस डिपेंड करता है। ज्यादातर केसेस में कौन से वाला प्रिंसिपल इफेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिविटी। ये आपको पता चल गया होगा, शाबाश। ठीक है, तो आपने बताना है कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल इफेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्टिविटी। डन। अब 2 स्टेप्स हो गए हमारे। पहला स्टेप कौन सा, आइडेंटिफाई थ्रेट। दूसरा स्टेप कौन सा, प्रिंसिपल इफेक्ट। केस सिचुएशन की वजह से कौन सा प्रिंसिपल इफेक्ट हो रहा है।
ऑब्जेक्टिविटी है ऑब्जेक्टिविटी बताए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बताए। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड, एक्सप्लेन व्हाई। आपने बताना है कि गिवन सिचुएशन के अंदर ये जो थ्रेट और प्रिंसिपल इफेक्ट हो रहा है क्यों हो रहा है, रीजन व्हाई। यहां पे नोट करें आपने सिर्फ थ्रेट बताए हैं उनके नाम, यानी हम नहीं लिखा है होल्डिंग शेयर्स इन क्लाइंट क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अब आगे उसकी रीजन भी तो होगी कोई, और उसके बाद फंडामेंटल में क्या लिख दिया, दिस इफेक्ट दिस सिचुएशन इफेक्ट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ये बता दिया। दिस सिचुएशन मैंने यहाँ पे इसलिए यूज किया क्योंकि मैं ऊपर बता चुका हूं कि दिस सिचुएशन कौन सी है, होल्डिंग शेयर्स इन क्लाइंट। तो दोबारा होल्डिंग शेयर इन क्लाइंट और रेपिटेशन हो जाएगी, एक ही दफा लिख कर दिया सिचुएशन काफी है। दिस विल एक्सप्लेन व्हाई, क्यों थ्रेट राइज हो रहे हैं सिचुएशन में, क्यों थ्रेट शेयर्स वाली बात में, बिकॉज किस वजह से, बिकॉज ऑडिट टीम मेंबर may get benefit if profit in financial statement is overstated। इस वजह से थ्रेट राइज हो, रीजन बताए। तो ये रीजनिंग तीसरे नंबर पे एक्सप्लेन व्हाई, क्यों थ्रेट राइज हो रहा है। और इसमें याद रखें जो क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है उसको आपने यूज करना है, रिलेट करना है। जैसे नाम यूज करने हैं, पार्टीज के नाम, कोई रिलेशनशिप है रिलेशनशिप का रेफरेंस दे, जस्टिफाई करवाना है आपने, भैया ये थ्रेट क्यों राइज हो रहा है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल से सीखते हैं। अगर हमारे क्लाइंट का कोई रिलेटिव, हमारी टीम मेंबर का कोई रिलेटिव क्लाइंट में एम्प्लॉय है तो क्या लिखेंगे, ठीक है, क्लोज रिलेटिव, वर्किंग ऑफ क्लोज रिलेटिव एंड क्लाइंट क्रिएट्स familiarity threat which affects fundamental principle of objectivity। आगे एक्सप्लेन करना है, because team member will not be neutral या will be less skeptic while checking the work of his relative। ठीक है, यही में avoid reporting errors which relate to the work of his relative। ये क्या कर रहे हैं हम, एक्सप्लेन कर रहे हैं। भी समझ आ रहा है, पक्की बात है ना, लिंक बन रहा है, क्योंकि ये फिर आपने खुद लिखनी है सारी चीजें बाद में। तो बताइए इस टेम्पलेट में हमने सबसे पहले क्या सीखा, थ्रेट बताना है, फिर क्या सीखा, प्रिंसिपल बताना है, फिर क्या सीखा, एक्सप्लेन करना। अब एक्सप्लेन कैसे करना है, एक्सप्लेन क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, बाजुकात क्वेश्चन में थ्रेट्स एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक्सप्लेनेशन में उनको कंबाइन एक्सप्लेन करना चाहें, कंबाइन एक्सप्लेन कर सकते हैं, अलग अलग 2-3 लाइंस में एक्सप्लेन करना चाहें अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में अक्सर वो ज्यादा थ्रेट होते हैं, फैमिलियरिटी थ्रेट भी है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी है। अगर उसी टीम मेंबर को भेज दिया जाए ऑडिट करने के लिए, टीम को छोड़ के हमारे पास आया, क्या लिखेंगे, ठीक है, कि एक्स एम्प्लॉय ऑफ क्लाइंट इज मेंबर ऑफ आवर ऑडिट टीम विच क्रिएट्स सेल्फ रिव्यू थ्रेट एंड फेमिलियरिटी थ्रेट। सिचुएशन को रिलेट करके एक्सप्लेन किया है, ये नहीं लिखा दिस क्रिएट्स दिस थ्रेट, में रिलेट करके लिखा। ठीक है, फिर आगे दिस इफेक्ट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, आगे लिखने, आगे फिर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, किस लिए, थ्रेट राइज बिकॉज audit team member will be audit self review threat rises because audit team member will be reviewing his own work and he may be reluctant to report errors in his work। self review threat familiarity threat कैसे आ गया, अब familiarity threat का भी एक्सप्लेन करें, 2 थ्रेट है ना,
फेमिलियरिटी थ्रेट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि टीम मेंबर में हैव क्लोज टाइज, क्लोज फ्रेंडशिप रिलेशनशिप विद टीम मेंबर विद होम ही रिसेंटली वर्कड। ये एक्सप्लेनेशन आप अपने अल्फाज में लिखेंगे। ये थ्रेट वही यूज करने हैं जो कोड ऑफ एथिक्स ने हमें सिखाए हैं, प्रिंसिपल वही यूज करने हैं जो कोड ऑफ, अपनी तरफ से कोई प्रिंसिपल कोई थ्रेट नहीं बनाना, वही एक्सप्लेन वाई। ये आप अपने अल्फाज आपके होंगे, लेकिन जो सिचुएशन है वो केस स्टडी की होनी चाहिए कि टीम मेंबर उधर गया कि उधर है। समझ? 3 चीजें हो गई स्टेप्स। फिर इसके बाद क्या करना है? वैल्यूएट सिग्निफिकेंस। क्या करना है? वैल्यूएट थ्रेट की सिग्निफिकेंस। अभी तक आपको जो सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स बताए हैं उनमें सिर्फ इतना बताया, सिग्निफिकेंस डिपेंड ऑन रोल ऑफ इंडिविजुअल, जो कि उसका क्लाइंट में है या फर्म में है, या नेचर ऑफ रिलेशनशिप, मटेरियल। अब चूंकि एक्चुअली केस स्टडी आ गई है तो आपने इनके ऊपर कमेंट करना होगा, आपने इसके ऊपर कमेंट करना। जैसे कोई एक सिचुएशन देखे, हाँ शेयर्स वाली बात करते हैं, कहता है जी हमारे टीम मेंबर ने क्लाइंट में 50,000 शेयर्स खरीदे। हमने थ्रेट डिस्कस कर दिया, प्रिंसिपल कर दिया, एक्सप्लेनेशन दे दी। अब क्या करना वाला? सिग्निफिकेंस। अब इसकी सिग्निफिकेंस किन पे डिपेंड करती है? आपने कहना है सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला फैक्टर कौन सा? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर बता देंगे, लिख देंगे आप, या उसको क्या कहते हैं आप, उसका जो है मटेरियलिटी ऑफ इंटरेस्ट, हेडिंग पॉइंट, हेडिंग दे दिया, पॉइंट मटेरियलिटी ऑफ इंटरेस्ट। अब आगे लेकिन इसको आपने क्वेश्चन के फैक्ट से रिलेट करना है, अब आगे भी लिखना है मटेरियलिटी ऑफ इंटरेस्ट। फिर लिखेंगे थ्रेट सीम सिग्निफिकेंट एज शेयर होल्डिंग इज हाई। 50,000 शेयर ज्यादा है, यहाँ जजमेंट की बेस पे कहते हैं हाई है, लिखना है। फिर दूसरे बाद पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल, फिर लिखे थ्रेट सीम्स सिग्निफिकेंट एज आवर टीम मेंबर हैज की पोजीशन, मैनेजर है। अगर जूनियर हुआ तो फिर क्या लिखेंगे? थ्रेट सीम्स टू बी लो एज रेलिवेंट टीम मेंबर इज जूनियर टीम मेंबर डज नॉट परफॉर्म सिग्निफिकेंट रोल इन ऑडिट। ठीक है, इसमें अहम पॉइंट ये है कि अगर 2-3 फैक्टर्स है ना सिग्निफिकेंस के, मे बी एक फैक्टर की वजह से सिग्निफिकेंस हाई हो और दूसरे फैक्टर की वजह से सिग्निफिकेंस लो, लेकिन आपने सिग्निफिकेंस के ऊपर कमेंट करते जाना है, जो इससे पहले हमने नहीं करवाया, आपको लेक्चर में चलते चलाते में नहीं करवाया, लेकिन आप खुद से कर रहे होते थे, अंदाजा है मुझे, खुद से कर रहे होते हैं सर ये सही है, ये देखो पार्टनर है बहुत ज्यादा है सर, ये विड्रॉ करें। तो जब आप ये सोच रहे होते हैं सिग्निफिकेंस की तरफ सोच रहे होते, बिल्कुल ठीक सोच रहे थे। भी समझ आया आपको? क्योंकि अगर आप सिर्फ थ्रेट लिखेंगे, दिस सिचुएशन क्रिएट, ये 2 थ्रेट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल लिखेंगे नहीं जो नॉर्मली स्टूडेंट करता है, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस के फैक्टर सिर्फ वही 2-3 लिख देंगे, रोल है, उसको कमेंट नहीं करेंगे केस के लिहाज से। सेफगार्ड में वो स्टैंडर्ड सेपरेट टीम इंडिपेंडेंट रिव्यू, वो आपको 7 में से 2, 2.5, 3 नंबर देगा मैक्सिमम, ज्यादा क्या है। लिंकिंग और एक्सप्लेनेशन जरूरी है। लिंकिंग और एक्सप्लेनेशन के बाद कोड ऑफ एथिक्स आसान क्वेश्चन है, याद रखिए ये क्वेश्चन, ये केस स्टडी कोड ऑफ एथिक्स की आसान है, लेकिन फिर भी इसमें मार्क्स अच्छे नहीं आते क्योंकि इसको कंप्लीट जो इसका हक है ना उस तरीके से अटेम्प्ट नहीं किया जाता। आपने इसका हक अदा करना है। ठीक है, तो वैल्यूएट सिग्निफिकेंस समझ आ गया। डिस्कस इफ थ्रेट इज सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑन नेचर, मटेरियलिटी, रोल वगैरह। एंड सेफगार्ड रहने दे, वो सेफगार्ड शायद बोलती से ऊपर आके वो नीचे आना है, सिर्फ रोल तक रहने दे, एंड सेफगार्ड काटना है। भाई ये सिग्निफिकेंस भी समझ आ गया, साथ साथ कमेंट कर दिया। एंड पे टोटल
कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि साथ साथ जब आपने कमेंट कर दिया ना तो नीचे टोटल पे कमेंट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट सेफगार्ड आ रहा है, ये क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें आपने याद रखे, कह रहा है आपने मैयत बताने हैं सेफगार्ड या कोर्स ऑफ एक्शन। सबसे अहम चीज इसमें ये कि ये विद रेफरेंस टू गिवन केस होने चाहिए। जैसे आपने रट्टा लगाया हुआ है वैसे नहीं है? ये लिखना, क्वेश्चन में उसने लिखा होगा मिस्टर अली के पास 10,000 शेयर्स हैं, आपने सेफगार्ड में लिखा होगा टीम मेंबर शुड डिस्पोज ऑफ द शेयर्स। क्या गलती है इसमें? हाँ बताया नहीं टीम मेंबर कौन है, अली भैया के पार्टनर। क्वेश्चन की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, केस स्टडी का असूल होता है ना, क्वेश्चन की जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, नाम, डेट्स, अमाउंट्स, उनको हमने सोल्यूशन में यूज करना होता है। लेकिन स्टूडेंट क्या कहता है, सर जो जहन में छपा हुआ है एज इट इज, मुझे 2 सेकंड भी सोचना ना पड़े, एज इट इज छाप देता हूँ, यही तो आपने लिखा था इस सिचुएशन में ये सेफगार्ड होते हैं, वही तो लिख रहे हैं, वही तो लिख रहे हैं। पेपर वाला नंबर नहीं देता, कहता है तेरे से केस स्टडी पूछी थी, तूने रटे वाला सवाल बना के रख दिया केस स्टडी का, केस स्टडी की तौहीन कर दी, केस स्टडी को रटे वाला सवाल बना के रख दिया। स्टूडेंट ने बताया नंबर पूरे मिलने चाहिए कि नहीं? नहीं मिलने, चाहे सारा सही लिखा होगा। तो क्या करना है, केस स्टडी के स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक सेफगार्ड बताने, सेफगार्ड वही होंगे, सेफगार्ड वही होंगे, ठीक है। तो टीम मेंबर नहीं बोला, टीम मेंबर का नाम, ठीक है, हाँ जी। पोजीशन नहीं बोला, पोजीशन उसकी क्या, एंगेजमेंट पार्टनर। भाई समझ आई बात? भाई ये है। तो ये अब आपको 5, अब सुन ले, मे भी एग्जाम में आपसे सारी चीजें पूछ ले। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपसे कोई सी 3 चीजें पूछेगा। नॉर्मली क्या है, 2 भी पूछ सकता है, लेकिन नॉर्मली जो आपने तैयारी, जो भी 3 चीजें पूछेगा बता देंगे। अब मैं आपको बताना नहीं चाहता कि पहले ये 3 पूछा था, अब ये 2 पूछता, अब ये फिर ये 3 पूछा, छोड़े इसको, गोली मारे। क्या हर चीज 500 की 500 आपको समझ आ गई? एग्जाम में इनमें से कोई सी भी 2 या 3 पूछेगा तो बता देंगे, ओके बस। और जो पूछेगा वही बताना, जो पूछेगा वही बताना। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन इसमें? चल आगे मार्क्स देख लेते हैं, मार्क्स भी ध्यान में रखिएगा। थ्रेट के कितने मार्क्स होंगे? 0.5 ईच। किसी सेशन में 1 थ्रेट है तो 2 है तो 3 है तो 1.5। टिप में क्या कह रहा है? हाँ ये ना हो कि जी 3 है तो आप 500 समझने, 500 लिख दे, कोई तो ठीक हो गया, नंबर पूरे दे देगा, नहीं देगा। 500 लिखने से नंबर नहीं देगा, जो रेलिवेंट है वो है, ठीक है। ये बात समझ आ गई? 0.5। अब ये आपने इस तरीके से मार्किंग करनी है, पेपर अच्छा हुआ कि नहीं हुआ कि जा आगे मार्किंग करते हैं ना, इसमें से इतने नंबर आएंगे, इसमें से इतने नंबर आएंगे। तो मार्किंग करते हुए क्या करना है, थ्रेट को 0.5 मार्क्स, फिर प्रिंसिपल को जो लिंक करना है, प्रिंसिपल लिखने के कितने मार्क्स होंगे, उसके भी 0.5। एक प्रिंसिपल है तो 0.5, कभी कभी 2 भी हो जाते हैं, तो 0.5 प्लस 0.5 1 मार्क्स। ये हो गए आपके नंबर। 1 नंबर समझ, 2 थ्रेट उधर आए, 2 नंबर इसके हो गए। एक्सप्लेन वाई सिग्निफिकेंट, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन ज्यादा अहम है, क्यों थ्रेट राइज हो रहा है, हाँ जी, क्यों थ्रेट राइज हो रहा है। और उसमें हो सकता है कि आपको थ्रेट को अलग अलग एक्सप्लेन करना पड़े, थ्रेट को अलग अलग एक्सप्लेन। अगर 1 थ्रेट है चलो उसको एक्सप्लेन कर दिया, अगर 2 थ्रेट्स हैं कर लेंगे। तो इसके मिला के नंबर कितने होंगे, 2 से 3 नंबर होंगे, 2 से 3। 1 थ्रेट है तो इसका मतलब हो जाएगा कि कोई समझ ले 2 नंबर आ जाए, 3 नंबर हो गए। अगर 2 थ्रेट होंगे तो मे भी वो 2 2 करके 4 कर दे या 5 कर दे, 5 मुश्किल है, 3। हाँ 1 थ्रेट में नॉर्मली एक्सप्लेनेशन में 2 नंबर, और 2 थ्रेट की एक्सप्लेनेशन है तो समझे 3 या 4, यूँ समझे। कभी कभी इसमें कुछ क्वेश्चन में मार्क्स उसने बहुत ज्यादा दे दिए थे, एक्सप्लेनेशन ज्यादा रिक्वायर की थी, इसलिए 3 लिखा है, वरना मेरा दिल नहीं कर रहा था 3 लिखे,
लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन थे, 2 लिख दिए। इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस को इवैल्यूएट करना है, इसके भी कितने मार्क्स? तो यार इसका मतलब है सारी गेम जो है ना, सारी गेम आप फोकस किसके ऊपर करेंगे? आप थ्रेट याद करने के ऊपर लगा, एक्सप्लेनेशन और सिग्निफिकेंस, ये ज्यादा मार्क्स देंगे आपको। गलत थ्रेट लिख, कोई भी एक चीज गलत लिख दी उसके नंबर कटेंगे, दूसरी चीज सही लिखी उसके नंबर पूरे मिलेंगे। हाँ लेकिन अगर वाकई वो अगर आप गलत साइड पे आपने थ्रेड ही वो राइज नहीं होता ऐसा, तो वो तो जाहिर है फिर वो साइड ही गलत हो, बिल्कुल सही है, उसमें आपको फिर एक्सप्लेनेशन के नंबर नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा सोचना पड़ा, थोड़ा सा सोचना होगा, थोड़ा सा। लेकिन मार्जिन होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ सिचुएशन में अदर थ्रेट भी राइज हो रहा था, वो डिपेंड करेगा आपकी एक्सप्लेनेशन। अगर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपने दी है केस स्टडी के मुताबिक ही, तो आपका अगर आंसर सोल्यूशन के साथ मैच नहीं भी करता ना, लेकिन थ्रेट उस सिचुएशन में अराइज हो रहा है, आपकी एक्सप्लेनेशन लॉजिकल है, आपको नंबर मिलेगा। नंबर इस वजह से नहीं कटेगा कि आपका सोल्यूशन उसके सोल्यूशन के साथ मैच नहीं, आपका थ्रेट उसके थ्रेट के साथ मैच नहीं करता। नंबर किस वजह से कटेगा कि आपने कोई अनरिलेटेड थ्रेट लिख दिया। लेकिन जाहिर एग्जाम में बैठेंगे तो वही जहन में आती है चीजें, अगर अच्छा पढ़ा हो तो आप ऑफ ट्रैक जाते ही नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा, और सेफगार्ड के कितने मार्क्स है? सेफगार्ड के 1-2 मार्क्स है, छोटे से 0.5 है, एक का 0.5, 2 सेफगार्ड लिखेंगे 1 नंबर, 3 लिखेंगे 1.5। ठीक है, तो आप शायद सबसे ज्यादा फोकस किसको कर रहे होंगे? थ्रेट्स को और सेफगार्ड्स को। देख लें अब आज के बाद किसके ऊपर फोकस करना है आपने? एक्सप्लेनेशन, सिग्निफिकेंस और एक्सप्लेनेशन के ऊपर। डन जी। चलिए इसको जरा क्विकली रिवाइज कर लीजिए आप लोग। मीनवाइल जुम्मे की नमाज का टाइम हो गया है, जुम्मे की नमाज के बाद चल के 1-2 क्वेश्चन कोशिश करेंगे स्टेप प्लान के मुताबिक हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए जी पास कीजिए जी। स्टार्ट करते हैं लेक्चर के दूसरे हिस्से का। इसमें कुछ हम कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडीज को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसका डिटेल सोल्यूशन आपको अभी नहीं मिलेगा, डिटेल सोल्यूशन रिटन फॉर्म में वो आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में जब आप वापस आएंगे रिजल्ट के बाद। लेकिन उसकी डिस्कशन हम क्लास में करेंगे, और डिस्कशन के लिए हम उसी टेम्पलेट को फॉलो करेंगे जो मैंने आपके साथ ये जुम्मे की ब्रेक से पहले शेयर किया था। और जो अल्फाज जिस लफ्ज़ से क्या इंटरप्रिटेशन लेनी है, किससे क्या सोचना है, ये मैं आपको बताता जाऊंगा, आपने वैसे वैसे ही सोचना है। ठीक है जी, स्टार्ट करता है। सबसे पहले मुझे बताइए किसी भी केस स्टडी में सबसे अहम चीज़ हमारे लिए क्या होती है? बेहतरीन रिक्वायरमेंट पढ़े। किधर है रिक्वायरमेंट? नीचे तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, स्टार्ट में है। इसका मतलब हुआ रिक्वायरमेंट कभी कभी आपको स्टार्ट में ही मिलेगी। आइडेंटिफाई द थ्रेट्स, थ्रेट्स को अंडरलाइन कर लें। थ्रेट्स आपका सिर्फ और सिर्फ पूरे हर चैप्टर में, हर चैप्टर किसी पूरे ऑडिट में 2 चैप्टर में डिस्कस हुआ थ्रेट। एक इस चैप्टर में 20 और एक इस चैप्टर में 4 में। अगर एक्सेप्टेंस स्टेज का थ्रेट है ना, एक्सेप्टेंस स्टेज का, यानी वो एक्सेप्टेंस का वक्त कर रहा है, क्लाइंट आया आपसे, आपने ऑडिट करना है कि नहीं करना, क्या थ्रेट है, तो आप चैप्टर 4 में जाएंगे। लेकिन अगर आप ऑडिटर पॉइंट हो चुके हैं और दरमियान में वो कोई कह रहा है कोई मसले मसाइल है, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड नहीं है, अदर देन एक्सेप्टेंस जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी इस चैप्टर में आएगी। आइडेंटिफाई द थ्रेट्स, थ्रेट से पता चल गया हमें कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है, चैप्टर 20 का ही होगा। अगर एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है तो चैप्टर 4 का होगा, वरना मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 20 का होगा। थ्रेट्स दैट में बी इन्वॉल्व्ड एंड एप्लीकेबल सेफगार्ड इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज। नोट कीजिए उसने आपको 5 में से कितनी चीजें पूछी है? थ्रेट्स पूछे हैं और सेफगार्ड पूछे हैं। ठीक है, अच्छा लफ्ज आइडेंटिफाई लिखा है, अगर लिखा होता ना डिस्कस तो फिर एक्सप्लेन भी करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक्सप्लेन करता है इस तरह के अल्फाज। लेकिन मेरा ख्याल है अगर अभी भी हम एक्सप्लेन कर दें तो उसमें कोई कबाहत की बात नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन याद रखें आप सिर्फ अगर इसको जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक भी सॉल्व कर लेते हैं तो कंप्लीट आंसर होगा। जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है वो आपको अटैम्प्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक हमारा असूल है कि जो भी थ्रेट है ना उसको केस स्टडी के साथ रिलेट जरूर करवाते हैं। थ्रेट को हमेशा एक्सप्लेन करना है, थ्रेट को हमेशा हमने एक्सप्लेन करना है, ये आदत बना लीजिए। तो आइडेंटिफाई द थ्रेट लिखा है लेकिन हम एक्सप्लेन भी करेंगे। सेफगार्ड पूछा है, ठीक है। सिग्निफिकेंस के फैक्टर डिस्कस करने चाहिए कि नहीं? बताइए डिस्कस करने चाहिए या नहीं? यस नो, क्लियर यस या नो करें? क्यों नहीं करने चाहिए?
पूछा ही नहीं, शाबाश। फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल जो फैक्ट होता है वो डिस्कस करना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं? पूछा ही नहीं, शाबाश। सिग्निफिकेंस के फैक्ट डिस्कस। एक्सप्लेनेशन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं हम देंगे क्योंकि उसने पूछी नहीं, पूछी होती है दबा के लिखते एक्सप्लेनेशन, फिर हल्की सी एक्सप्लेनेशन, हल्की सी आंच पे अभी भी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। एक असूल है ना भैया, थ्रेड बता दें जैसे। ओके, तो रिक्वायरमेंट समझ आ गई आपको? फोकस किसके ऊपर है? थ्रेड्स के ऊपर, सेफगार्ड के ऊपर। चलिए आइए, इसमें आप चाहे तो हेडिंग्स दें, चाहे तो हेडिंग्स ना दें, लेकिन मेरा मशवरा है कि हेडिंग्स दे दिया करें। यानी जब हम पार्ट 1 कर रहे होंगे कि इसकी 3 हेडिंग बना लेंगे, एक थ्रेट वाली, एक एक्सप्लेनेशन वाली और एक सेफगार्ड वाली। ना बनाए प्रॉब्लम उसमें भी कोई नहीं है, लेकिन मशवरा है। Your firm is the auditor of Delicious Biscuits Limited. For the past 3 years, on previous year's audit, Affan was the audit manager. He has recently joined DBL as GM Finance. कौन से वाला केस है? फर्म टू क्लाइंट, शाबाश। बताइए थ्रेट कौन सा राइज होता है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू वाला कौन है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। शाबाश, हेडिंग हो गई। एक्सप्लेनेशन तो बताइए, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एक्सप्लेन करें। कुछ प्रीवियस फाइनेंशियल अमाउंट्स जो हैं वो ओवर ड्यू हो सकते हैं, ड्यू हो सकते हैं। शाबाश। सेल्फ और फेमिलियरिटी थ्रेट, टीम मेंबर्स इसके साथ फेमिलियर होंगे क्योंकि हमारा पास में ये काफी अरसे तक एम्प्लॉय रहा, फर्म में एम्प्लॉय रहा, काम करता रहा, तो उस वर्किंग रिलेशनशिप की वजह से डिफरेंट टीम मेंबर्स इसके साथ फेमिलियर होंगे। और इंटिमिडेशन थ्रेट कैसे राइज होता है? हाँ, वो जूनियर जो टीम मेंबर्स है, हमारे फर्म के जूनियर टीम मेंबर्स को वो प्रेशराइज कर सकता है अपनी सीनियर पोजीशन की वजह से, पास सीनियर पोजीशन की वजह से। कोर्स ऑफ एक्शन या सेफगार्ड बताइए क्या होंगे? स्टेप नंबर 1, जरा थोड़ा सा इंग्लिश में करते हैं कन्वर्ट। फर्म शुड सेंड senior and more experienced team member as compared to अफान, यानी अफान के लिहाज से जो दो हाथ ऊपर हो। और इसके अलावा रिवाइज द ऑडिट प्लान। अब आगे थोड़ा सा इसको ना एक्सप्लेन भी करना है, वो तो हमने सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड किया था ना, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें, ऐसे ना करें सिर्फ वही रिवाइज द ऑडिट प्लान। आगे थोड़ा सा कैसे करेंगे एक्सप्लेन? रिवाइज द ऑडिट प्लान या रिवाइज एंड ऑडिट प्रोसीजर so that audit procedure remains unpredictable for client। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, इससे कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है? इंडिपेंडेंट, हाँ, फर्म शुड कंडक्ट इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय अफान, यानी अफान ने जो वर्क परफॉर्म किया उसका डबल चेक हो जाएगा। जहां पे थोड़ी गड़बड़ हो उसका डबल चेक हो जाना चाहिए ना, कि हम पूरी फर्म का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा लें। नहीं, मेरा ख्याल है सिर्फ अफान का, अफान के वक्त, हालांकि वो हमारा टीम मेंबर नहीं। रिव्यू से मुराद क्या है? कि अफान का काम डबल चेक कर लें कि हमारे टीम मेंबर जो थे, अफान उनसे ज्यादा शातिर चालाक बंदा होगा, तो क्या हमारे टीम मेंबर ने इनके काम को ठीक तरीके से इसको वैल्यूएट किया है, कोई गड़बड़ रह तो नहीं गई थी, इसलिए इसका काम पक्का करने के लिए डबल चेक करवा रहे हैं। इंडिपेंडेंट व्यू से मुराद ये है कि वो वाला काम, सारी एंगेजमेंट का नहीं, वो जिसमें अफवाह। कुछ समझ आई आपको? अगर पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो ऑटोमेटिकली वो फिर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ही बन जाएगा, वो हमें इतना देखें, इंडिपेंडेंट रिव्यू क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। एक क्लियर जी? आपके ख्याल में क्या 5 मार्क्स का मटेरियल बन गया? ओके, आगे चलते हैं। वैसे प्रोसीजर में रहा कुछ और भी थे, 1-2 आपने 3 बताए। ऑनगोइंग रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, सिग्निफिकेंस नहीं होनी चाहिए अफान की। अफान शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी मीटिंग और डिसीजन मेकिंग इन फर्म। ठीक है, उसका कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रोल नहीं होना चाहिए। ये था क्या नहीं था? और बल्कि एक और भी था क्या कि कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ड्यू नहीं होनी चाहिए अफान को। चलो कोई हो तो होना चाहिए, कॉमन सेंस क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, क्या है इसको सेल्फ इंटरेस्ट किस वजह से बनाया था? सेल्फ इंटरेस्ट की वजह क्या थी?
थ्रेट बताते हुए वो पॉइंट रेलिवेंट है और सेफगार्ड बताते हुए कहते हैं इरेलीवेंट है। थ्रेट बताते हुए ये बोला था कि नहीं बोला था कि अमाउंट उसको ड्यू हो सकती है? तो सेफगार्ड में मैंने बोल दिया कि वो अमाउंट कोई ड्यू नहीं होनी चाहिए, पे कर दो, तो कहता है इरेलीवेंट है। ऐसे ना करें यार, ऐसे ना करें। हाँ, जिसका सोल्यूशन जजमेंट नहीं अप्लाई कर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर मार्क्स पूरे ना हो फिर तो कर दें, चले मार्क्स ज्यादा हो फिर कर दें ना। चले ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ऐसे आर्गू करें, ठीक है। ये वाला आर्गूमेंट करें, ये समझ में आता है ये इनका आर्गूमेंट कि जी आपने ये मुकर ही गया, ऐसे ना करें। आगे चलते हैं। ओ सॉरी, इसका पार्ट भी। ABC leasing company has a lease portfolio of rupees 500 million. Atif, the audit manager on ABC, has obtained a lease finance amounting to rupees 800,000 from ABC. ये कौन से वाला केस होगा भला? लोन एंड गारंटी वाला। हाँ, लीज भी एक तरह से लोन ही होता है, उधार पे चीज खरीदना एक तरह से, बिल्कुल। तो थ्रेट कौन सा राइज हुआ? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना। हाँ, सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। सिग्निफिकेंस को डिस्कस तो नहीं करना? सिग्निफिकेंस को कैसे सिग्निफिकेंस नहीं है, थ्रेट को एक्सप्लेन कर दे। कैसे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट है, प्रेशराइज कहां से आ गया? हो तो इंटिमिडेशन थ्रेट में करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ये सेल्फ इंटरेस्ट इस वजह से राइज हो कि इस ट्रांजैक्शन को नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन में ना ऑब्टेन किया गया हो, कोई अनड्यू फेवर ली गई हो। हाँ, ये बात समझ आती है। थ्रेट हो गया। सेफगार्ड बताइए क्या होगा? नंबर 1, इंश्योर करना है नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन से हो। नंबर 2, अमाउंट सिग्निफिकेंट ना हो, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी अमाउंट होगी थ्रेट सिग्निफिकेंट होता है। अमाउंट सिग्निफिकेंट ना हो, सिग्निफिकेंट हो रीपे कर दे, और इंश्योर करना नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन पे हो, ठीक है। हाँ, अगर नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन पे नहीं है तो भी इसको फिर सेटल कर दिया जाए इस ट्रांजैक्शन को, और इसके वर्क का इंडिपेंडेंट रिव्यू करवाया जाए। और अगर नहीं करना है, वो भी तो था रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये रीपे नहीं करते या आमनेन बेसिस के ऊपर ट्रांजैक्शन है और इसको रीपे नहीं करते, तो फिर क्या करना चाहिए? आतिफ को रिमूव कर देना चाहिए। लेकिन याद रखें, सेफगार्ड बताते हुए किस चीज का ध्यान रखना भला? रेलिवेंट क्वेश्चन के रेलिवेंट फैक्ट्स को उसके सेफगार्ड के अंदर यूज करना है। नाम, अमाउंट्स, डेट्स, प्लेसेस, रिलेशनशिप, ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपके सेफगार्ड में इंक्लूड होनी चाहिए। जो वॉल्यूम 1 है ना भाई, एक गलती नहीं करनी। वॉल्यूम 1 के सेफगार्ड को एज इट इज नहीं छाप देना भाई, मेहरबानी है, मुझे बदनाम करवाएंगे। जनरल रटे वाले छाप दिए, छोटे छोटे करके रटे वाले छाप दिए, ऐसे नहीं करना। क्या करना है? मीनिंगफुल सेंटेंस जिसमें केस स्टडी की इंफॉर्मेशन हो। मीनिंगफुल सेंटेंस जिसमें केस स्टडी की, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस जिसमें केस स्टडी की इंफॉर्मेशन। कुछ समझ आई? कोई समझ नहीं आई? आगे चलते हैं, देखते हैं। रिक्वायरमेंट देखे किधर है? इसकी भी नीचे रिक्वायरमेंट नहीं, ऊपर ही होगी फिर स्टार्ट में। जरा मुझे बताइए कौन कौन सी चीजें पूछी हैं उसने। अच्छा, यहाँ पे डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट बोला है। हाँ, एक्सप्लेनेशन भी आएगी भैया, थ्रेट भी है, एक्सप्लेनेशन भी है। सिग्निफिकेंस है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, सेफगार्ड्स हैं। चले अभी 3 चीजें आगे, फिर थ्रेट्स आगे, एक्सप्लेनेशन आगे और सेफगार्ड। डन। पहला के, an unlisted audit client which has recently been incorporated has requested your firm to assist the finance department in preparation of financial statement. अभी आपको कंफ्यूज करता हूं, ये बताइए केस कौन सा है? ये नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज वाला, या ये वो टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज वाला केस है, सेकेंडमेंट वाला? क्यों टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज वाला नहीं है? हाँ, कहीं भी बंदे नहीं मांग रहा हमसे, ये नहीं कह रहा 2 बंदे दो, ना ना ना। क्या कह रहा है? बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया, शाबाश। अब बताइए थ्रेड कौन सा राइज होता है? सेल्फ रिव्यू थ्रेड। एक्सप्लेन करें। अपने किए हुए काम को दोबारा खुद ही रिव्यू कर। बिल्कुल ठीक है, परेशान क्यों हो गया? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं तो खुश हुआ हूं जिस बात में आया।
सर बिल्कुल ठीक है। सेफगार्ड्स क्या होंगे? सेपरेट टीम, इंडिपेंडेंट टीम, बिल्कुल। इसको आपने सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट, अभी सेंटेंस फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी सोल्यूशन आपको दिया ही नहीं। वो सोल्यूशन पढ़ पढ़ के ना फिर पता चलता है सेंटेंस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अभी पहले देख ले कैसे आप इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। रिजल्ट के बाद जो पहली क्लास होगी ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट करें। हमें पता है क्या, मैं उसमें से ना कई ज़ाया होने का खतरा था हमने कहा जरा थोड़ा बाद में समझ गए। बस ये आगे जा। Salim has recently been promoted as a partner and the audit of TTL has been assigned to him. TTL owns and operates a chain of restaurants. The following matters are under his consideration. यह था। अच्छा मुझे बताएं इस वाले पैराग्राफ में तो कोई थ्रेट नहीं छुपा हुआ? कभी कभी ना वो हम नीचे 1 2 3 की गिनती करते रहते हैं, एक आधा थ्रेट इधर भी छुपा होता है। ये इस पैराग्राफ, आपको पता है ये बात? हाँ, कभी कभी क्या, फिर सुन ले, ये हम 1 2 3 में थ्रेट ढूंढते हैं, इसमें तो मिल जाता है, लेकिन इसमें हम थ्रेट नहीं ढूंढते। हमें लगता है ये इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन है। कभी कभी इस इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन में भी थ्रेट छुपा होता है। क्या ये बात आपको पता है? अभी बताई तो है खुदा को। हाँ तो दूसरी दफा बताई थी तो उसके बाद तो पता चल रहा है। आगे ए, आसिफ हैज बीन इन्वॉल्वड इन द ऑडिट ऑफ टीटीएल एज ऑडिट सीनियर फॉर द लास्ट 3 years. He has recently qualified as chartered accountant and Salim wants to appoint him as audit manager. बताइए अब 3 years से ज्यादा हो गया, अब क्या करें? कौन सी निगोशिएशन हो रही है यहाँ पे? अच्छा लॉन्ग एसोसिएशन, मैं निगोशिएशन कह रहे हैं। हाँ वो निगोशिएशन वाला कौन सा है? वो ऑडिट मैनेजर उसको अपॉइंट, ये सलीम कौन है? सलीम पार्टनर है कि क्लाइंट है? ये अगर ये क्लाइंट होता ना फिर उसको ऑफर कर रहा होता, फिर वो एम्प्लॉयमेंट निगोशिएशन वाला थ्रेट राइज होता। इनका पॉइंट पता है, इनको ये लगा, इनको पता समझ लग गई अब ये, लेकिन इनको लगा ये कि शायद ये क्लाइंट है और वो ऑफर कर रहा है। नहीं क्लाइंट नहीं कर, ये प्लान कर रहा है पार्टनर कि भैया तेरे को इसी का मैनेजर बनाए थे, तूने 3 दफा ऑडिट किया है। लॉन्ग एसोसिएशन कौन सा थ्रेट राइज हुआ? सेल्फ रिव्यू वाले, शाबाश शाबाश, सेल्फ रिव्यू वालों को शाबाश देनी है हमने, खड़े हो जाए जरा सेल्फ रिव्यू वाले। अच्छा ये कह रहे हैं कि सेल्फ रिव्यू नहीं होगा? अच्छा ओके, फिर ठीक है। तो कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट पहले बताया वो बड़ा है, वो कैसे राइज होगा? लॉन्ग एसोसिएशन की वजह से फ्रेंडशिप रिलेशनशिप उधर क्रिएट होंगे। और सेल्फ इंटरेस्ट कैसे होगा? सेल्फ इंटरेस्ट कैसे होगा? साबित करें, घूम गए। लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट है तो उसको रिटेन करने की कोशिश करेंगे कि रिटेन रहे हमारे पास। और बात बात ऐसा होता है, ये हिडन बात होती है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज के मौके भी होते हैं, जो जहाँ पे ज्यादा काम किया हो ना वहाँ पे पता होता है, क्लाइंट को भी पता होता है इसने बड़ा हमारा काम सीखा हुआ, तो फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उसके लिए मौका हो सकता है। इस वजह से भी सेल्फ इंटरेस्ट राइज आ सकता है। वरना फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट है, फर्म ये चाहेगी कि वो अब हमारे हाथ से निकले ना। बड़ा क्लाइंट जो होता है जिससे 20%, 30%, 15% ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है एक ही क्लाइंट से, वो भी फर्म को बड़ा प्यारा होता है, हम उसको भी नहीं छोड़ना चाहते। उसमें भी सेल्फ इंटरेस्ट राइज होता है इस वजह से कि बहुत बड़ी फीस हमें दे रहा है। और जो पुराना क्लाइंट होता है वो भी प्यारा होता है इसी वजह से, क्या कि भाई काम तो सारा इसका सीधा बदला हो गया, अब जाके हमने सिर्फ चंद थोड़ा बहुत मतलब चीजें देखनी होती है। ऑडिट कंप्लीट। सेफगार्ड्स क्या होंगे? रोटेट कर दिया जाए, शाबाश। या जिस एरिया में काम कर रहा है रोटेशन कर दी जाए, क्योंकि 3 साल बहुत ज्यादा भी नहीं है, इसकी रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। दूसरा रिमूव भी कर सकते हैं अगर सिग्निफिकेंट थ्रेट है। तीसरा हाँ इंडिपेंडेंट रिव्यू करवा ले, उसके वर्क का इंडिपेंडेंट रिव्यू करवा ले। क्लियर? ये अब ये आपने कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में लिखना है, ये तो आपको पता है ना, और वो आप अभी नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? अभी सोल्यूशन आपको दिया ही नहीं।
हाँ जी, अगली बात आपको पता है कि सोल्यूशन कब देगा। नेक्स्ट सेकंड, टीटीएल्स मैनेजमेंट, भाई ये समझ आ रहा है ना लिंक वाले कंसेप्ट। टीटीएल्स मैनेजमेंट, ये मैंने असल में मॉडरेट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, लेटेस्ट वाले क्वेश्चन नहीं है ये कोई 3-4 साल पुराने हैं, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ अप्रोच आपकी डेवलप हो जाए, अप्रोच पक्की हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लेटेस्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। TTL's management has requested Salim to include Rashid, a semi-senior in the audit team. Rashid is the son of TTL's marketing director. कौन सा थ्रेड? शाबाश, फेमिलियरिटी थ्रेड राइज हुआ। अब डिस्कस करें क्यों, कैसे। हमारे राशिद के फादर क्लाइंट में मार्केटिंग डायरेक्टर हैं। इस पोजीशन, इस फैमिली रिलेशनशिप की वजह से राशिद क्लाइंट को फेवर दे सकता है। सेफगार्ड बताइए, सेफगार्ड बताइए क्या होंगे। उसको टीम का हिस्सा ना बनाया जाए, रिमूव कर दें, या इंडिपेंडेंट रिव्यू करवा लें। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रिस्ट्रक्चर करवा दे। ये 3 सेफगार्ड हमारे हो गए। क्लियर? कोई और तो रेलिवेंट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, थर्ड, Salim has noticed that the firm often uses the restaurants run by TTL for conducting its internal function. अक्सर क्लाइंट के ही रेस्टोरेंट्स को यूज किया जाता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये केस कौन सा आया? इंड्यूसमेंट वाला तो नहीं, मुझे तो लगता है ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला। परचेज ऑफ गुड सर्विस वाला नहीं है? हाँ, परचेज ऑफ गुड एंड, आपको कौन सा लग रहा है ये? नहीं, यूज सर्विसेज कर रहा है ना। रेस्टोरेंट में जाके वो स्टे कर रहा है, खाना शाना खा रहा है। वैसे होता है जो शहर से बाहर की असाइनमेंट्स होती हैं तो किसी न किसी होटल में आपको स्टे करना पड़ता है, तो कहते हैं वो हमारे क्लाइंट के होटल्स में ही स्टे कर रहा है, ठीक है। तो ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस बन रहा है। सेल्फ इंटरेस्टेड राइज होगा, कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे? क्योंकि हो सकता है इसमें जो परचेज टर्म्स एंड कंडीशन है वो आमदन बेसिस में ना हो, मार्केट। हाँ जी। और सेफगार्ड क्या होंगे इसके? नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन लो कर दे, ट्रांजैक्शन आमदन बेसिस पे हो, इंश्योर करे पहले प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस फॉलो किया गया हो, ठीक है, और इंडिपेंडेंट रिव्यू करवा लिया जाए। क्लियर जी? ये 3 सिचुएशन थी, 7 नंबर है, 2-2-3 करके कोई उसने मार्किंग की होगी। क्या आपके ख्याल में मार्क्स के लिहाज से सफिशिएंट मटेरियल आपके पास है? और आपको समझ आ रहा है एग्जाम में वो किस तरीके से सिचुएशन बना के पूछता है? वो लगभग वो सिचुएशन होती है, थोड़ा सा उसको सिचुएशन में कन्वर्ट करके हमारे सामने रखता है। सिचुएशन देखिए, अभी तक सारी वही आ रही है ना जो हमने पढ़ी हुई है, कोई नहीं भी आ जाएंगी। जजमेंट भी तो उसने टेस्ट करनी है ना, सिर्फ मेमोरी टेस्ट थोड़ा ही करना है, जजमेंट भी टेस्ट करनी है। प्रोफेशनल जजमेंट आपको तो हमारे ऑडिट का इंटेग्रल पार्ट है। तो एग्जाम में भी क्या है, प्रोफेशनल जजमेंट टेस्ट करता है, बिल्कुल। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड इवैल्यूएट द थ्रेट, मतलब थ्रेट भी बताओ और एक्सप्लेन भी करो, विच में राइज इन द अबव सिचुएशन। आल्सो डिस्कस द सेफगार्ड रिक्वायर्ड टू मिटिगेट सच फैक्टर। क्या प्रिंसिपल्स बताने हैं? नहीं। क्या सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स बताने हैं? क्या your firm has just been appointed as the auditor of GetFit Gym Limited, which operates a chain of high-end gyms and fitness centers across the country. The managing director of GFG is a close friend of the audit manager, and the audit was awarded to your firm through this connection. क्या थ्रेट कोई अराइज होता है इस सिचुएशन में? क्या? फेमिलियरिटी थ्रेट, पर्सनल रिलेशनशिप आ गया। एक्सप्लेन करें कैसे? क्लोज रिलेशनशिप की वजह से मैनेजर जो जीएफजी को जो है उसका स्केप्टिसिज्म लो होगा, वो हाई रिक्वायर्ड प्रोसीजर में भी परफॉर्म ना करे, जो मिस स्टेटमेंट्स हैं उनको हाइड करे, रिपोर्ट ना करे। बिल्कुल ठीक। खास तौर पे आपने लिखना है कि उसका स्केप्टिसिज्म कंप्रोमाइज हो सकता है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म।
इन रिसेंट मीटिंग द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जीएफसी, सॉरी इसके सेफगार्ड्स क्या हैं? एक क्लाइंट को ही ना ले, वो खुदा का खौफ कर भाई, क्लाइंट को ही ना ले, शाबाश। थ्रेट है इस वजह से क्लाइंट, वो आखिरी स्टेप होता है, आखिरी। और इसको चेंज कर दो, दूसरे क्लाइंट में भेज दो, मैनेजर को रिव्यू करवा लो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की रिस्ट्रक्चर कर लो, QCR करवा लो। वही है, वही दो वही पॉइंट है, दो ही पॉइंट है, रिमूव कर लो या रिस्ट्रक्चर कर लो, और दूसरा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करा लो या इंडिपेंडेंट रिव्यू करा लो, एक ही बात है। In a recent meeting, the managing director of GFC has offered to grant membership to all the staff members of your firm at 50% discount. जी बताइए, थ्रेट कौन सा राइज हुआ? सेल्फ इंटरेस्ट। एक्सप्लेन करें। हाँ, क्योंकि वो जो सर्विसेज इनको प्रोवाइड की जा रही है वो आर्म लेंथ बेसिस पे नहीं है, अनड्यू फेवर, सिग्निफिकेंट फेवर रिसीव की जा रही है क्लाइंट से। और सेफगार्ड क्या होंगे? एक्सेप्ट ही ना करो, एक्सेप्ट कर लिया है तो रीपे कर दो, और रेलिवेंट टीम मेंबर्स को रिमूव कर दिया जाए एंगेजमेंट से। आप टू दी पॉइंट मुझे बता रहे हैं प्रोसीजर, सेफगार्ड जो है वो बात ठीक है, सही है, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस विद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन। सेफगार्ड कैसे आएगा? कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस विद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन। याद रहेगा ये आपको। चलिए, अब कुछ आज कोड ऑफ एथिक्स आपको पता चला कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फिर मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में और प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था? एक इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन जो किया हमने, उसमें क्या फर्क था? चलते चलते बताइए तो मानूं आपने ध्यान से पढ़ा, देखा, सुना, समझा। इसके नंबर ज्यादा, शाबाश। रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे। उसमें आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में उसने जितनी सिचुएशन थी पार्ट ए बी करके अलग आइडेंटिफाई करके दी थी, इसमें उसने अलग आइडेंटिफाई करके नहीं दी, तो ये आपके लिए थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। उसमें आसान है, उसने अलग से हिस्से कर दिए, इसमें आपको खुद से हिस्से करने पड़ते हैं। दो थ्रेट है, वैसे उसने पैराग्राफ सेपरेट कर दिया है तो समझ लें उसने आपको हिंट दे दिया, लेकिन कभी इस तरह कंटिन्यूस पैराग्राफ में मल्टीपल थ्रेड्स आ सकते हैं, कंटिन्यूस पैराग्राफ में मल्टीपल थ्रेड्स आ सकते हैं। क्लियर जी? कोई क्वेश्चन? चलिए, कोड ऑफ एथिक्स हमने कंप्लीट कर लिया था कल। आज उसके हमने कैसे अटेम्प्ट करना है ये सीखा थोड़ा, और कुछ केस स्टडी को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें अब हमने रिटर्न फॉर्म में करना है। अभी तो डिस्कशन किया ना ज़बानी कलामी, थोड़ा आप कंफर्टेबल हो जाएं, आपको पता चल जाए केस क्या है, क्या पूछ रहा है, क्या बताना होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिटर्न पर करेंगे। आज का ये लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।